It's a second part of revision from chapter The Rise of Nationalism in Europe. In our first part, we have studied that the qualities or merits of the Napoleonic Code. हमने Napoleonic Code के merits देखे थे. हमने देखा था कि नेशन स्टेट कैसे बने थे, मीन्स व्हाट इज अ नेशन स्टेट क्या है, एंड अबाउट द फ्रेडरिक सोरिया पेंटिंग. यस, तो नेपोलियन कोड के जो क्वालिटीज थी वो थी कि उन्होंने क्या किया था कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बाय बर्थ वर अबॉलिश्ड, मीन्स जो प्रिविलेज दिए गए थे बाय बर्थ उसे अबॉलिश किया गया था. एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मीन्स सब क्या है, लॉ के आगे इक्वल है, ये ऐसा स्टैब्लिश किया था. देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था क्रिटिकल था उसे सिंप्लीफाइड किया गया था. देन पीजन फ्रीड फ्रॉम सर्वडम, मीन्स पीजन को जो लेबर बनाकर रखा जा रहा था वहाँ से उन्हें फ्री कर दिया गया था. देन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मीन्स उसने जब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की ओर उन्होंने ध्यान दिया था नेपोलियन ने. देन एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी, मीन्स एक कॉमन नेशनल करेंसी को एडॉप्ट किया गया था. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी को भी उसने एस्टैब्लिश किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए लोगों को. देन फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, जो सामंतशाही सिस्टम था दैट वर अबॉलिश्ड. एंड रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था ट्रेडिंग के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया था. मीन्स ट्रेडर और बिजनेसमैन वर दे कुड फॉर्म देयर एसोसिएशंस. And uniform laws and standardization of weight and measures. As we have seen that in France there were the diversity or variety of measure and weight system था, उसे क्या किया गया, नेपोलियन ने उसे यूनिफॉर्म सिस्टम में लाया. Then some कुछ ऐसे थे, some were the drawbacks of the Napoleonic Code. तो what were, वो क्या थे, तो let us see. वो थे ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड. इंक्रीज टैक्सेस, उसने क्या कर दिया था, नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया था. ऑब्वियसली टैक्स बढ़ेगा क्योंकि उसने आर्मी को बहुत इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था. आर्मी को बढ़ाने की वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना था. मीन्स जितना आर्मी को खर्चा होता है खर्चा मेंटेन करने के लिए उसने क्या कर दिया था, इंक्रीज टैक्स, मीन्स टैक्स बढ़ा दिया था. सेंसरशिप वर इम्पोज, मीन्स उसने जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, या लोगों को बोलने का अधिकार, या द पीपल वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दे वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशंस, या कोई एसोसिएशन फॉर्म करना, या मीडिया न्यूज़पेपर किसी को भी अलाउ नहीं था विदाउट द परमिशन ऑफ द नेपोलियन के परमिशन के बिना दे कांड डू एनीथिंग, वो कुछ भी चीज़ नहीं कर सक रहे थे. एंड देन फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नेपोलियन का कि उसने क्या किया था कि फोर्स टू पीपल टू ज्वाइन द आर्मी बिकॉज ही नीड अ आर्मी, उसको आर्मी की जरूरत थी. ही वांट टू स्प्रेड हिज टेरिटरी, वो फ्रांस के अलावा भी बहुत सी टेरिटरीज को हासिल करना चाहता था. उस समय उसको किस चीज की जरूरत थी, ही नीड अ आर्मी, सो ही फोर्स टू पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी. और इसी से क्या हुआ कि जो फ्रांस के आजू बाजू के एरियाज के जो राजा महाराजा थे, मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप जो भी थे, वो चिढ़ गए थे. क्यों चिढ़ गए थे कि ये नेपोलियन क्या कर रहा है, नेपोलियन लोगों को जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, आर्मी ज्वाइन करवा रहा है, और आर्मी अपनी बढ़ाकर वो हमारी भी टेरिटरीज ले लेगा, ऐसा लोगों को लगने लगा. तो वो आजू बाजू के एरियाज की वजह से, इसके वजह से आजू बाजू के जितने भी फ्रांस के आजू बाजू की कंट्री भी कह सकते हैं हम कि जो डिक्टेटरशिप थे, जो मोनार्की थे, वो आग बबूला हो गए. उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया. दैट बैटल वाज नोन एज अ बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815. उन्होंने क्या किया, बैटल किया किसके साथ, बिटवीन द नेपोलियन एंड PRAB, ट्रब मीन्स रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन. These four countries also involved in the battle of Waterloo. मीन्स नेपोलियन के साथ उन्होंने बैटल किया, और इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन डिफीटेड हुआ था, नेपोलियन की हार हो चुकी थी. और हारने के बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था नेपोलियन के साथ. और
After the Treaty of Vienna, there was the restore of the Bourbon dynasty. इस डोज डायनेस्टी 1789 में फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया गया था, लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई थी, वो ट्रीटी ऑफ वियना को वियना में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। इतना आपको समझ में आया। मिस नेपोलियन के हमने मैरिज तो देखे, नेपोलियन सिविल कोड के, जिसे 1804 कोड भी कहा जाता है, उसके हमने मैरिज देखे एज वेल एज उसमें 3 मैरिज थे। वो थे कि इंक्रीज टैक्स, सेंसरशिप वर इम्पोज, फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, और इसके वजह से बैटल ऑफ वाटरलू आता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ वाटरलू हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन 1850 and between the Napoleon and the Prague means Prussia, Russia, Austria, Britain। और उस 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वियना से क्या किया गया था? रिस्टोर किया गया था किसे? बर्बन डायनेस्टी को। बर्बन डायनेस्टी को जिसे ओवरथ्रोन कर लिया था, उसे फिर से रिस्टोर कर लिया था। ओके, तो सीक्वेंस से आपको याद रखना है कि 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1799 में जो नेपोलियन था सीज पावर, नेपोलियन ने क्या कर लिया था? सीज पावर, पावर्स ले लिया था नेपोलियन ने। फिर हम देखते हैं कि 1804 सिविल कोड एंड 1850 बैटल ऑफ वाटरलू। ये इंसिडेंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा ड्रॉबैक्स। देन हम देख लेते हैं कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना। अब अभी तक के तो हमने फ्रांस के बारे में देखा कि फ्रांस में कैसे आया, बट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी। Okay, so what happened in the making of the nationalism in Europe? Till the mid 18th century there were no nation state, means 18th century तक के वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जैसे कि अभी हमें देखने को मिलता है नेशन स्टेट फॉर्म किए गए थे, लेकिन टिल 18th century there were no nation state. Then structure of European society. How was the European society divided? हम कह सकते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया था। हम देखते हैं फ्रांस में कि सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो यूरोप में फर्स्ट देयर वर द 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, वन इज एरिस्टोक्रेसी एंड सेकंड इज पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी देयर वर द रिच पीपल, वहां पे कैसे थे? रिच पीपल थे। इन पीजेंट्री हियर इज द पुअर पीपल। तो देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी में किस टाइप्स के लोग आते थे? हाई क्लास लैंडलॉर्ड, दोस पीपल हु हैड अ लार्ज लैंड, मींस जिनके पास लार्ज लैंड थी, उसे हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था। देयर पॉपुलेशन वर वेरी वेरी लेस। हम हमेशा देखते हैं कि जितने रिच लोग होते उतनी उनकी पॉपुलेशन कम होती है, लेस पॉपुलेशन। देन डोमिनेटिंग, देयर वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द aristocracy. Okay, the dominating means they are politically, economically powerful. Then all rights, they hold all the rights, means सभी rights इनके पास थे। इनके पास aristocracy, who are the aristocracy? Aristocracy were the rich people, powerful people. Their quantity was less, उनकी quantity कम थी। High class landlords थे, उनके पास बहुत सारे land थी। Then dominating society was a dominating society. Here is the importance of the aristocracy. They were the economically and politically powerful, and then they hold all the rights. उनके पास सारे rights थे। Then second, peasantry. We already said that they were the poor people. Poor है तो low class, landless. उनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, वो भी लैंडलेस थे। देन मोर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मोर पॉपुलेशन थी। देन नो राइट्स, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। मीन्स
पॉपुलेशन ज्यादा लेकिन राइट्स नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा बट लैंड नहीं, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन की तैयारी करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करना चाहिए। बट ये इन्होंने नहीं किया। रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, मिडिल क्लास से। जो मिडिल क्लास सोसाइटी, न्यू सोसाइटी was emerged and that society was started the revolution। उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया। तो देख लेते हैं उनके बारे में भी। Okay, the new society was the new middle class. They were the educated people and the population of industrialists, businessmen, traders were involved in the new middle class, and as well as doctors and teachers also involved in this category, the new middle class. अब obviously डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, तो उनको पता है, they knows their rights, उनके राइट्स पता है उन्हें लगा कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए अपने फ्रीडम के लिए। तो उन्होंने स्ट्रगल किया और इससे फिर उन्होंने लिबरलिज्म की आइडिया कि अपने आप को उन्होंने लिबरेट करना चाहा। लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई इन लोगों के बीच में जब न्यू मिडिल क्लास आया। पहले एरिस्टोक्रेसी थे, एरिस्टोक्रेसी तो अपना पावर दिखाने में बिजी रहते थे, पीजेंटरी उनके पावर को बियर करते थे, कैसे भी वो सहन करते थे। बट जब से नया न्यू मिडिल क्लास आया तो न्यू मिडिल क्लास में अच्छे एजुकेटेड लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वांट टू रिफॉर्म देयर सेल्फ, वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहते थे, फ्री करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन शुरू किया। एंड यही जो थे ये बेस था, जो मिडिल क्लास था यही मेन बेस था जो यूरोप में रिवॉल्यूशन लेकर आया था और नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आया था। इसी से लिबरल नेशनलिज्म आया। लिबरल नेशनलिज्म में टू कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया, इन पॉलिटिकल स्फीयर एंड इन इकोनॉमिक स्फीयर। तो उसे भी देख लेते हैं हम। ओके, तो लिबरल नेशनलिज्म में क्या हुआ, इट्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इन पॉलिटिकल स्फीयर एंड इन इकोनॉमिक स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बाय कंसर्न, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लिबरलिज्म जो लिबरल्स थे उनका कहना था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जैसा वो चाहते हैं वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कंसर्न गवर्नमेंट होनी चाहिए, मींस जो लोग चाहते हैं वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी हमने देखा जो शामनशाही थी या जो ऑटोक्रेसी अत्याचार कर रहे थे वो लोग, वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी मींस कोई भी टाइप का वहाँ पे हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, लोगों को टॉर्चर नहीं होना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी गवर्नमेंट हो दैट गवर्नमेंट रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होंगे दोस गवर्नमेंट विच इलेक्टेड बाय द पीपल, मींस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। देन अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो नेपोलियन ने प्रॉपर्टी का राइट्स दिया था कि आप प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हो, इसे लिबरल का कहना था कि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए। अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मींस लॉ के आगे हर कोई इक्वल होना चाहिए, और इक्वल बिफोर द लॉ। इन पॉलिटिकल स्फीयर क्या था, पॉलिटिकल स्फीयर में गवर्नमेंट बाय कंसर्न, जैसा लोग चाह रहे थे वैसी ही गवर्नमेंट। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, नो टॉर्चर, नो ऑटोक्रेटिक देयर। देन एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। देन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड देन अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, बिल्कुल प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार नहीं होना चाहिए, टोटली उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या हो गया पॉलिटिकल स्फीयर। देन इन इकोनॉमिक स्फीयर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, हमने देखा था गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स का फ्रीडम होना चाहिए लोगों को। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मींस जो गुड्स और कैपिटल की जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी, वो उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे, तो रिस्ट्रिक्शन हटा देना चाहिए। तभी क्या होगा, डेवलप होगा। तभी कंट्री का, अगर हमारे कंट्री का किसी और कंट्री से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो क्या
डेवलप होगी, हमारे नए नए आइडिया आएगी वो कंट्री से, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इस तरीके से लिबरल ने नेशनलिज्म जो था, लिबरल नेशनलिज्म को बताया गया है इन इकोनॉमिक स्फीयर, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इस तरीके से दो पार्ट को आप डिवाइड कर सकते हो। फिर इसी समय उन्होंने क्या किया था, जो लिबरल्स थे, इंट्रोड्यूस तो जॉल्वियन मीन्स कस्टम यूनियन लागू किया था 1834 को, और कस्टम यूनियन के थ्रू उन्होंने क्या किया था, अबोलिश टैरिफ बैरियर, मीन्स जो टैरिफ बैरियर थे उसे टोटली अबोलिश कर दिया था। अबोलिश 28 ऑफ 30 करेंसीज, उस समय 28 से लेकर 30 करेंसीज थी, वो करेंसी को भी अबॉलिश कर दिया गया था। मीन्स एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। कभी भी अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। तो उस समय क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग, यहाँ पे वही बताया गया चैप्टर में बार बार कि अगर हम इक्वल रहते हैं, हमारा बिहेवियर, हम जो एरिया में रह रहे हैं, अगर उसमें हमें इक्वालिटी दिखती है तो नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा क्रिएट होती है। मीन्स लोगों को लगता है कि हम सभी इक्वल है। तो ये इसीलिए किया गया ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग बनी रहे, नेशनलिज्म की फीलिंग आए और लोगों ने नेशन के लिए, अपने नेशन के लिए स्ट्रगल करें और अपने आप को आज़ादी दिलाए। तो इसी तरीके से लिबरल नेशनलिज्म था। इसमें फिर सेकंड था कंजर्वेटिव इनके बिल्कुल खिलाफ थे। कंजर्वेटिव ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि जो लिबरल नेशनलिज्म चाहते थे, लिबरल जो थे वो चाहते थे, उसके अपोजिट में थिंकिंग किसकी थी, कंजर्वेटिव की थी। तो ये समझ में आया आपको। इसमें हमने देखा है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द नेपोलिक कोड के हमने ड्रॉबैक्स देखे। देन द मेकिंग ऑफ द नेशन स्टेट इन यूरोप में नेशन स्टेट कैसे बना, तो उसमें हमने देखा कि किस टाइप से नेशन स्टेट बने यूरोप में। उसमें दो सोसाइटी के बारे में देखा था हमने, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री, एंड जो मेन जिसका वर्क था वो था मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से ही लिबरल नेशनलिज्म, मिडिल क्लास के बीच में ही लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग आई। लिबरल नेशनलिज्म को भी दो पार्ट्स में बताया गया है, वन इज इन अ पॉलिटिकल स्फीयर एंड अनदर इन अ इकोनॉमिक स्फीयर। ओके, ओके, देन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर द 1815 के बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिव सिस्टम आया। कंजर्वेटिज्म मीन्स व्हाट इज अ कंजर्वेटिज्म, अ बिलीफ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल सेटअप, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। मीन्स जो कंजर्वेटिव्स थे दे वर द कंजर्व माइंड। वो कैसे थे, हम कहते हैं ना किसी को कि अगर कोई अपने आप को मॉडर्न तरीके से नहीं ढाल रहा है, या जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको कहते हैं कंजर्व माइंड का है। मीन्स ब्रॉड मीनिंग जिसकी ना हो, ब्रॉड माइंड ना हो, मॉडर्न माइंड ना हो, तो हम उसे सीधा कहते हैं कि कंजर्वेटिव दिमाग का, कहते हैं कि इसका ब्रेन जो है बहुत कंजर्वेटिव है। तो सेम जो लिबरल्स थे उनके अगेंस्ट में थिंकिंग थी कंजर्वेटिव्स की, कि कंजर्वेटिव किस पे विश्वास करते थे, प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। वो ओल्ड ट्रेडिशन को चाहते थे, ओल्ड इंस्टीट्यूशन को चाहते थे, जैसे कि वो मोनार्की सिस्टम को पसंद करते थे, वो चर्च के सिस्टम को पसंद करते थे, जो सोसाइटी में सेटअप किया गया है ओल्ड तरीके का वो सेटअप को करते थे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली हमने देखा था कि प्रॉपर्टी को लिबरल ने बिल्कुल मना किया था, अबॉलिश ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लिबरलिज्म में टोटली सख्त मना था, लेकिन वही चीजों को क्या किया, कंजर्वेटिज्म में एक्सेप्ट किया गया कि प्रॉपर्टी भी चाहिए और फैमिली में जो पुराने तरीके से चलते आ रहा है कि राजा का बेटा राजा ही होगा, लैंडलॉर्ड के बेटे के पास ही लैंड होगी, पुअर ही रहेगा, रिच ही रहेगा। तो इस टाइप की सोसाइटी चाहते थे कंजर्वेटिज्म। इसी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि अ बिलीफ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन, मींस ओल्ड चीजों को होल्ड करके रखना। और हम कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, मींस ओल्ड चीजों को ही वो पसंद करते थे, उनके लिए ओल्ड चीजें ही अच्छी थी। दे डिड नॉट वांट टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे,
वो वही ट्रेडिशन, वही इंस्टीट्यूशन को पसंद करते थे, जैसे कि मोनार्की सिस्टम को, चर्च सिस्टम को, सोशल सेटअप को एंड प्रॉपर्टी एंड फैमिली को उनको कहा जाता है कंजर्वेटिव। उनकी थिंकिंग को कहा जाता है कंजर्वेटिज्म, मीन जस्ट अपोजिशन, अपोज ऑफ द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के अपोज में कंजर्वेटिज्म है। ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप अंडर कंजर्वेटिज्म, मीन्स कंजर्वेटिज्म के अंडर में किस टाइप का यूरोप सेटल किया गया। तो वी विल सी दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।